हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की स्टडी हमने कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो आपको पता है कि जो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच की इकोलॉजी। It is the branch of the biology in which we deals the study of the organism with their environment। तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है एज वेल एज ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड द इकोलॉजी। तो इकोलॉजी ब्रांच यहाँ पर रेटर ने दी थी और ऑडम ने उसका क्या किया था, स्टडी की थी। इसके अलावा जो इंडियन साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर आर मिश्रा, उन्होंने भी बहुत इकोलॉजी पर वर्क किया है। तो इकोलॉजी जो है वाइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है। वाइको मीन्स होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस। इज अ हाउस आल्सो कॉल्ड द ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान। एज वेल एज लॉजी, लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो वास्तव में जो निवास स्थान है, जो रहने का स्थान है, उसकी जो स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजी। तो इसी इकोलॉजी में यहाँ पर द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। तो जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं वो 4 लेवल्स पर करते हैं। द लेवल्स ऑफ इकोलॉजी कैन बी स्टडीड इन 4 वेज। एक तो होता है यहाँ पर 4 वेज कह सकते हैं या 4 लेवल्स, 4 लेवल पर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से लेवल्स हैं यहाँ पर आप देखिए। दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, तीसरा है यहाँ पर कम्युनिटी लेवल। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लेवल जो एनी इंडिविजुअल, आइदर इट इज द प्लांट, अदर एनिमल, अदर माइक्रोनिज्म, इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म। देन द पॉपुलेशन, हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज विच कैन प्लेस्ड इनटू द एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया, एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले एक ही जाति के ऐसे मेंबर विच कैन इंटरबीट बिटवीन दम, जो आपस में इंटरबीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। नाउ द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी क्या है यहाँ पर, द ग्रुप्स ऑफ द स्पीशीज, द मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द वेरियस स्पीशीज विच प्लेस्ड इनटू ए सिमिलर एनवायरनमेंट, एक ही आवास में रहने वाले विभिन्न जातियों के जीवों का समूह कम्युनिटी कहलाता है। और 4th है यहाँ पर बायोम लेवल। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में सबसे बड़ा जो लेवल है बायोम, इसको यहाँ पर जीवोम कहते हैं यहाँ पर। तो अभी हमको आज स्टडी किसकी करनी है, ऑर्गेनिज्म लेवल की हम स्टडी करते हैं। द लेवल ऑफ इकोलॉजी विच कैन बी स्टडीड टुडे एट द ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ऑर्गेनिज्म लेवल में जो क्या हो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि एडाप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म लेवल एडाप्टेशन of the organism with their environment। एडाप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीवों का अनुकूलन उसके इन्वायरमेंट से, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म लेवल स्टडी। अब जो ऑर्गेनिज्म लेवल की हम स्टडी करते हैं तो इसको यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहते हैं। एंड सच एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहते हैं। अब ये जो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है तो इसमें क्या आएगा, जो सीजनल वेरिएशन है टेम्परेचर के,
द सीजनल वेरिएशन of temperature, moisture, etc. makes, क्या बनाते हैं, अगर जो सीजनल वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर का, मॉइस्चर का एंड अदर एबायोटिक फैक्टर्स, उसके कारण से यहाँ पर मेजर बायोम्स बनते हैं। मेक्स द मेजर बायोम सच एज, यहाँ पर क्या क्या है, टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, ठीक है, टुंड्रा है, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिड जोन, एरिड जोन को यहाँ पर डिज़र्ट भी कहते हैं, डिज़र्ट एट्सेट्रा। ये सारे जो है जो फैक्टर्स हैं सीजनल वेरिएशन है, वही बायोम को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और जो लोकल वेरिएशंस होते हैं यहाँ पर, एंड द लोकल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल एंड अदर्स मेक्स, अब ये क्या करते हैं, छोटे छोटे बायोम आते हैं, जो लोकल वेरिएशंस हैं, रेनफॉल्स एट्सेट्रा, वो क्या बनाएंगे यहाँ पर, जो हमारा बायोम है उसको और छोटे छोटे फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड अदर फैक्टर्स डिफरेंशिएट बायोम into mountainous range, polar areas, ठीक है, माउंटेनियस रेंज हो गया, पोलर एरियाज हो गया, एज आर्कटिक एरिया हो गया, ठीक। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं यहाँ पर, डिजर्ट्स हैं, ट्रेंचेस हैं, डिजर्ट्स, ट्रेंचेस एट्सेट्रा। अब हम किस में आते हैं यहाँ पर, कि जो हमारा इकोलॉजी में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स। इकोलॉजी जो हमारी यहाँ पर ब्रांच थी इकोलॉजी में, तो क्या होगा यहाँ पर, जो ऑर्गेनिज्म हमारे अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंटेक एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी के यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो एबायोटिक हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक, एज वेल एज क्या है यहाँ पर, बायोटिक फैक्टर्स। हमको इसमें किसकी स्टडी करनी है, अभी हम एबायोटिक्स फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स। अब ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, आप देखें कि इसमें हम कौन कौन से फैक्टर की स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर टेम्परेचर है, लाइट है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन देख लीजिए एट्सेट्रा, या विंड वेलोसिटी एट्सेट्रा। इसमें मुख्य रूप से चार हैं, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, रेनफॉल एट्सेट्रा। दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स। इन एबायोटिक फैक्टर्स की हमको स्टडी करनी है। हम देखते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को, एक एक फैक्टर लेकर चलते हैं। पहले हम किसको पढ़ते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं। अब आपको पता है द मेजर बायोटिक फैक्टर है, मेजर एबायोटिक फैक्टर।
ठीक है। अब ये जो मेजर एबायोटिक फैक्टर है यहाँ पर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिव फॉर डिटरमाइनिंग द हैबिटेट एंड रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पर एरिड हैबिटेट बन रहा है, डिजर्ट हैबिटेट कि मॉइस्चर वाला बन रहा है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट बन रहा है। इसके लिए टेम्परेचर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, दैट द टेम्परेचर वेरीज हैं माइनस, यहाँ पर -30 से वेरी करता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू अप टू कितने होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इतना टेम्परेचर वेरी करता है। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट द broad range of temperature, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर ब्रॉड रेंज टेम्परेचर की उसको टॉलरेट कर लेते हैं या वाइड रेंज को टॉलरेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूरीथर्मल कहते हैं, नोन एज यूरीथर्मल। आप देख रहे हैं यहाँ पर थर्मल वर्ड किसके लिए, टेम्परेचर के लिए यूज होता है, ठीक। और ऐसे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज को क्या नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, एंड द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर known as स्टेनोथर्मल, क्या कहलाते हैं, स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल में यहाँ पर डिफरेंस है, और यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल यहाँ पर वाइड रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म belongs to स्टेनोथर्मल। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टेनोथर्मल होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को या वाइड रेंज को क्या नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है माइनस से लेकर के और कहाँ तक, पॉजिटिव तक, द टेम्परेचर रेंज is -25 टू यहाँ पर कितने 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, दिस इन द पोलर एरियाज। जो पोलर एरियाज में जो टेम्परेचर होता है वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड से और 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, यहाँ पर वेरी करता है, ठीक। अब इसके बाद जो पोलर एरिया पर हम ट्रॉपिकल एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर एंड इन ट्रॉपिकल एरियाज, इन ट्रॉपिकल एरिया टेम्परेचर एक्सीड्स देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। अब जो हमारा मेज़रमेंट होता है, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, उसको F से प्रदर्शित करते हैं, केल्विन में हो सकता है, यहाँ पर K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, केल्विन, किसी में भी यहाँ पर मेज़रमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड द इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग टेम्परेचर इज थर्मामीटर।
थर्मोमीटर से क्या कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं या पोलर एरियाज़ हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म में किस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है, आपको ये देखना है कि जो हमारा टेम्परेचर रेंज वेरी कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, सम बैक्टीरिया सर्वाइव या टॉलरेट अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इतना डिग्री सेंटीग्रेड कर, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इन हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो झरने होते हैं उसमें बैक्टीरिया 100 डिग्री टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। एक कैप्सूल नामक प्रतिरोधक विधि होती है, यहाँ पर लिखते हैं रेजिस्टेंट, क्या है ये रेजिस्टेंट कोट। इससे कारण से इतने डिग्री टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो हैबिटेट है वो हैबिटेट क्या करता है, यहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में यहाँ पर मैंगो ट्री ग्रो करते हैं और हैबिटेट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, वो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, और जहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर में रहते हैं वो टेम्परेट एरियाज़ हैं। द ऑर्गेनिज्म सच एज मैंगो सर्वाइव या फ्लोरिश्ड in high temperature such as tropical and subtropical areas, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो पोलर बियर हैं, पोलर बियर एंड कौन से, यहाँ पर बहुत सी एल्गी होती हैं यहाँ पर जो क्रायोफिटिक होती हैं, एंड क्रायोफिटिक एल्गी फ्लोरिश इन पोलर एरियाज। ये पोलर एरिया ध्रुवीय क्षेत्रों में ही जो है पाए जाते हैं या फैलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या मिलता है, बहुत लो टेम्परेचर मिल जाता है। तो पोलर बियर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक। ये पर्टिकुलर हैबिटेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर मेगा मैंने होता है यहाँ पर सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। अगर बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है तो उसे क्या कहेंगे, मेगाथर्म कहेंगे। और हमारे जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के, वो इसी तरह के हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल प्लांट्स, ये सर्वाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर में। दूसरा होता है यहाँ पर मीसोथर्म। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से लेकर के वो 55 डिग्री तक हो जाता है कभी कभी। मीसोथर्म है मीडियम टेम्परेचर रेंज। जो टेम्परेचर रेंज है वो मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। तो जो मीसोथर्म है इसमें हमारे ये ट्रॉपिकल में भी है और सब ट्रॉपिकल में है। तो जो मीडियम टेम्परेचर है, एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तीसरा है यहाँ पर माइक्रोथर्म। माइक्रोथर्म का मतलब है यहाँ पर लो टेम्परेचर रेंज। जो टेम्परेचर है वो क्या है, काफ़ी कम है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, माइक्रोथर्म कहा गया है। और ये होता है हेक्सोथर्म।
द वेरी लो टेम्परेचर, इसमें एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, आर्कटिक एरियाज कंटेनिंग, क्या था यहाँ पर, पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, यहाँ पर क्या होता है लो रेंज में, यहाँ पर कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, यहाँ पर क्या हो सकता है, एल्पाइन फॉरेस्ट हो सकते हैं, एल्पाइन। ठीक, ये टेम्परेचर रेंज के हिसाब से क्या था, कन्वर्जन था। अब हम आते हैं दूसरे में, यहाँ पर लाइट में। दूसरा एबायोटिक फैक्टर क्या है, लाइट। मेन सोर्स क्या है, अल्टीमेट सोर्स सन। ठीक है, सन इसका अल्टीमेट सोर्स है। और प्लांट्स, इसमें जो सन से रेज निकलती हैं, यहाँ पर 3 टाइप की रेज निकलती हैं। कौन कौन सी, यहाँ पर विजिबल लाइट, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट, और फिर उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स। विजिबल लाइट को यहाँ पर विबग्योर कहते हैं, दृश्य प्रकाश। अल्ट्रा वायलेट को लेस देन वायलेट, लेस देन, कौन सी क्या है लेस देन, वेव लेंथ, वेव लेंथ लेस देन वायलेट। और यहाँ पर क्या है, वेव लेंथ मोर देन रेड। वायलेट में आपको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से और 7600 एंगस्ट्रॉम तक। और इसकी 7600 से ज़्यादा होती है, 7600 हमें केवल ये लाइट दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल आपको अल्ट्रावायलेट का पता ही है, जो हमारे बॉडी में जो हीटिंग उत्पन्न होती है धूप में चलने पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट, इसके कारण से कपड़े सूख जाते हैं हम जो है, और हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, धूप में जाते हैं। और ये हमारे किसके लिए, फॉर व्यू, देखने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट, सॉरी विजिबल लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और विजिबल लाइट में यहाँ पर ग्रीन कलर को लीव्स क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, क्या पाया जाता है यहाँ पर, क्लोरोफिल। इसीलिए हम यहाँ पर पत्तियाँ हरी दिखाई पड़ती हैं, और बाकी जो रेड लाइट होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो सन से जो वेवलेंथ निकल रही है, जो रेज आ रही हैं, रेज, ठीक है ना, रीचिंग टू द अर्थ, तो जो अर्थ तक पहुंच रही हैं, उस अर्थ में यहाँ पर अप्रॉक्स 50% वेव्स केवल अर्थ में आ पा रही हैं, 50%। इसे कहते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेटिकली, सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो जो सन से रेज निकल रही हैं, उस रेज का केवल 50% सन पर आ रहा है, तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR इज ओनली, क्या है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, कि टोटल रेज एमिटेड बाय द सन, सन से जितनी रेज निकल रही हैं उसका कितना पार्ट हमारी जो क्या कर रही है यहाँ पर, ये एब्जॉर्ब कर रही है। तो अर्थ रिसीव्स ओनली 50% ऑफ सन रेज, सन रेज का 50% अर्थ क्या करते रिसीव कर रही है, एंड नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट का केवल 1%, ओनली 1% अप्रॉक्सीमेटली इज
यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। केवल 1% भाग यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है एंड रेस्ट रिफ्लेक्टेड आउट। बाकी क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक, अब देखिए जो सन से जो रेज निकली, जो हमारे प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली, तो उसके कारण से क्या बनाया, फूड बनाया। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ रिसीव सनलाइट टू मेक फूड। तो ऑटोट्रॉफ यहाँ पर फूड बनाने के लिए सनलाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जिससे फूड बन रहा है। और लो लाइट इंटेंसिटी में भी हर्ब और श्रब्स क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जो मेराइन होते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। लाइट की भी एक विशेष इंटेंसिटी, ऐसा नहीं कि आप बहुत एक मरियल सा ट्यूबलाइट लगा दें और सोचें कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, नहीं हो पाएगी। आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस तभी हो पाएगी जब उसमें एक विशिष्ट इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए बादल होते हैं तो सनलाइट जो छन के आती है उससे फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो हो पाता है। बल्ब की लाइट में बहुत माइन्यूट फोटोसिंथेसिस हो सकती है, फास्ट नहीं हो सकती है, फूड नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफ हैं वो सनलाइट को रिसीव कर रहे हैं, बट इन एक्वाटिक प्लांट्स। अब आप देखेंगे, अगर सपोज करिए कि कोई जलीय क्षेत्र है, तो जलीय क्षेत्र में जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी नीचे जाने पर घटती जाएगी, जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इंटेंसिटी इन एक्वाटिक हैबिटेट लिख दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज डेप्थ इंक्रीजेस। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे ही लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। अब लाइट की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर एक्वाटिक हैबिटेट का बना रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ये सनलाइट है, तो सन से जो लाइट आ रही है यह है यहाँ पर लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन। ठीक है, ये यहाँ पर है बेंथिक, बेंथोस या बेंथिक हैबिटेट, तली जिसको कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो सन से रेज आ रही हैं, जहाँ तक लाइट इजीली इंटर कर सकती है, जहाँ तक ऐसी, इसे कहते हैं यहाँ पर यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन माने सफिशिएंट लाइट। अगर लाइट नहीं हुई तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सफिशिएंट लाइट, ये सफिशिएंट लाइट है यहाँ पर यूफोटिक जोन में। और इसके बाद यहाँ पर डिस्फोटिक जोन आ जाएगा। ये कौन सा जोन है, डिस्फोटिक जोन। इनसफिशिएंट लाइट, जो लाइट है यहाँ पर वो इनसफिशिएंट हो गई। फिर इसके बाद हम आते हैं किसमें, प्रोफंडल जोन में। प्रोफंडल जोन यहाँ पर, तो जो प्रोफंडल जोन होता है उसमें वास्तव में क्या होती है, बहुत कम लाइट होती है, वेरी लो इंटेंसिटी।
इतनी कम इंटेंसिटी होती है कि कभी कभी यहाँ पर कहते हैं नो लाइट, कि लाइट यहाँ तक इंटर नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, बेंथिक में टोटल लाइट क्या हो जाती है, डार्क जोन। ठीक, यहाँ पर टोटल डार्क जोन है। तो ये यहाँ पर आपको लाइट की इंटेंसिटी कैसे घट रही है, कैसे यहाँ पर बढ़ रही है, वो दशा दिखाई गई है। तो इस प्रॉपर लाइट है, जैसे सन से रेज आ रही है, कैसे कैसे डेप्थ पर, गहराई पर जाने पर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। उसी के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आप देखें कि जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे 500 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर डार्क जोन कहाँ गया, मोर देन 500 मीटर, 500 मीटर से ज़्यादा जोन पर यहाँ पर बेंथिक हैबिटेट या डार्क जोन आ जाता है। अब देखिए कैसे लाइट यहाँ पर फ्लोरा फाना को क्या कर रही है, इन मैराइन एल्गी, मैराइन एल्गी में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो हो रही है उसमें क्लोरोफिल के अलावा एक और सब्सटेंस होता है यहाँ पर, कौन सा, इन मैराइन रेड एल्गी फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड इन डीपर जोन chemosynthetic bacteria present, chemosynthetic bacteria are present which make their food via chemical energy of मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल एनर्जी है उसके डिसइंटीग्रेशन के द्वारा ये अपना क्या कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं। और जैसे जैसे डेप्थ में बढ़ते जाते हैं तो केमोसिंथेसिस होती है। और इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं, एंड एनिमल्स ऑफ डीपर जोन शो बायोल्यूमिनेसेंस, क्या कहते हैं इसको, बायोल्यूमिनेसेंस को, जो लाइट ग्लो करने की जो कैपेसिटी होती है जैसे जुगनू में होती है, दैट इज कॉल्ड द बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये डीपर जोन में जो एनिमल होते हैं उसमें ये प्रक्रिया पाई जाती है, और जो अपर जोन के होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पर एनिमल्स में भी लाइट के कारण से एक्टिविटी चेंज होती है, आप इसको क्या कहते हैं, फिनोलॉजी कहते हैं। एनिमल्स एक्टिविटी आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, ठीक है। तो लाइट के द्वारा इनकी एक्टिविटी भी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर दो प्रकार के हो सकते हैं, डायर्नल और नॉक्टर्नल। तो यहाँ पर अगर नाइट में एक्टिव है, ये एक्टिव एट नाइट, ठीक है। और यहाँ पर कब एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव एट डे। तो डे टाइम और नाइट टाइम में एक्टिविटी भी लाइट से क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर फोटो पीरियड कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, जो यहाँ पर फ्लावरिंग कैपेसिटी होती है यहाँ पर उसकी प्लांट की ग्रोथ, उसे क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या है, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल
एक्टिविटी लाइक क्या क्या है यहाँ पर, ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइमिंग, टाइम ड्यूरेशन या लाइट ड्यूरेशन, प्रकाश की अवधि के हिसाब से जो प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है, दैट इज कॉल्ड द फोटोपीरियडिज्म। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको यहाँ पर, दीप्तिकालिता। तो इसी के आधार पर, लाइट के आधार पर ये क्या बन जाते हैं, ये लॉन्ग डे प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट को बहुत समय तक चाहिए, सनलाइट चाहिए, मोर सनलाइट, मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। इसी के हिसाब से ये शॉर्ट डे प्लांट हो जाते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लेस ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी के हिसाब से इंटरमीडिएट प्लांट हो जाते हैं, इंटरमीडिएट प्लांट का मतलब है मीडियम ड्यूरेशन। इसी के हिसाब से फोटो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसी के हिसाब से यहाँ हो जाते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। पहले ज़्यादा सनलाइट चाहिए और फिर मैच्योरिटी के बाद क्या चाहिए, मोर लाइट ड्यूरेशन इन इनिशियल स्टेज, बट लेस इन लेटर स्टेजेस, बाद के स्टेज में कम लाइट चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर बना सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले जो है इनिशियल स्टेज में कम लाइट चाहिए, बाद में इसको क्या चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए। तो इस तरह जो है आप देखते हैं वीट में, गेहूँ में जब बोया जाता है तो उस समय क्या होती है, जाड़े के समय होता है तो कम लाइट वेट चाहिए, धीमे धीमे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, मार्च अप्रैल में, मार्च तब वो पक जाता है। तो लाइट भी एक एबायोटिक फैक्टर है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करता है, यहाँ पर कवर करता है या इन्फ्लुएंस्ड करता है। लाइट के बाद हम आते हैं यहाँ पर वाटर में। वाटर दैट इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का क्या है, ये अमृत है। अब जो सोर्स होता है वाटर का, ठीक है, बहुत तरह के सोर्स हो सकते हैं आपको पता है, लेकिन जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, यहाँ पर रेन वाटर है, रेन मेन सोर्स। अब पानी जो है प्लांट की टर्जिडिटी को अफेक्ट करता है, एनिमल्स की टर्जिडिटी को अफेक्ट करता है, और इसके अलावा लाइफ को अफेक्ट करता है। तो लाइफ की ओरिजिन ही कहाँ हुई है, लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर and all the metabolic processes takes place in presence of वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ही सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, अब प्लांट्स के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो इतना भी फंक्शन हो रहा है फिजियोलॉजी से लेकर के और ग्रोथ से लेकर के, और इसमें जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, उस सब में वाटर का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो लीफ इरेक्ट हो रही, लीफ जो तनी हुई है, लीफ के अंदर जो है एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बना हुआ है, वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए, सब में वाटर इसेंशियल होता है। और इसी तरह से अगर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं तो एनिमल्स में भी वाटर क्या सबसे मेन पार्ट है। तो अब जो वाटर का जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आइदर इट इज़ द फ्रेश वाटर एज वेल एज द मैराइन वाटर।
लो साल्ट कंसंट्रेशन, अगर साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो यहाँ पर फ्रेश वाटर है, और यहाँ पर हाई साल्ट कंसंट्रेशन है या हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन लिख दें यहाँ पर, ठीक है, साल्ट या सॉल्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैराइन वाटर है, और मैराइन वाटर में जो सबसे ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन होता है उसमें क्या हो जाता है, जितनी भी खारे पानी की झील हैं हमारी उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हाइपर सलाइन सॉल्यूशन, हाइपर सलाइन सॉल्यूशन, वेरी हाई साल्ट कंसंट्रेशन, वेरी हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है अगर, तो उसे कहते हैं हाइपर सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये वाटर भी इसेंशियल होता है, और वाटर के बेस पर वाइड रेंज सलाइनिटी को वो यूरी हैलाइन कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट organism who can tolerate high salt concentration range known as यूरीहेलाइन। क्या कहते हैं ना, यूरीहेलाइन। And the organism who cannot tolerate high salt concentration range, जो यहाँ पर साल्ट कंसंट्रेशन रेंज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या नैरो रेंज को अफोर्ड कर सकते हैं, उसे यहाँ पर कहते हैं स्टेनोहेलाइन, नोन एज स्टेनोहेलाइन, ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनिज्म को हमने यूरीहेलाइन और स्टेनोहेलाइन में क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। अब आते हैं हम यहाँ पर सॉइल में। इट इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, सॉइल। द स्टडी ऑफ सॉइल इज क्या है यहाँ पर, पेडोलॉजी, ठीक है। एंड सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ, किसका यहाँ पर मिक्सचर है बताइए, सॉइल जो है वो मिक्सचर है, किसका है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, वेरियस प्रकार के इसमें क्या है यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। तो वेरियस प्रकार जो एडाफिक फैक्टर है या स्टडी ऑफ सॉइल है उसको पेडोलॉजी कहते हैं, और सुपरफिशियल लेयर होती है, ठीक। इस सुपरफिशियल लेयर के अलावा ग्रेवल्स, फाइन ग्रेवल्स, ठीक है। तो ग्रेवल्स हैं, फाइन ग्रेवल्स हैं, और क्या है यहाँ पर, सिल्ट है, क्ले है, ह्यूमस है, एंड माइक्रोब्स। अब जो एडाफिक फैक्टर है सॉइल में, उसमें बहुत तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, और सॉइल इज बेस फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या है, बेस है, और बिना उसके प्लांट्स और एनिमल क्या नहीं कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सॉइल में कई टाइप की सॉइल हो सकती है यहाँ पर, द वेरियस प्लांट्स नीड्स वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ, बहुत तरह के प्लांट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सॉइल हो सकती है, तो लोमी सॉइल हो सकती है,
लोमी सॉइल हो सकती है, ठीक है। फिर लोमी के अलावा क्या हो सकती है यहाँ पर, ऊसर हो सकती है, ये भी है। फिर इसके बाद लोमी सॉइल के बाद क्या हो सकता है यहाँ पर, ब्लैक सॉइल हो सकता है। फिर इसके बाद चिपचिपी गाद की तरह क्या हो सकती है, क्ले हो सकते हैं। फिर इसके बाद लेटराइट सॉइल हो सकती है, ठीक है। फिर सैंडी सॉइल हो सकती है। द मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है सॉइल का क्या होता है यहाँ पर, कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जल धारण क्षमता कितनी है सॉइल की, ये मेन बात है। और सॉइल में मोस्टली जो है क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। सॉइल कंटेन्स, द सॉइल कंटेन्स सॉइल एयर, सॉइल वाटर, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जो सॉइल में इतने पार्ट हैं, कितने कितने परसेंटेज में ये देखना है आपको कि जो सॉइल सॉल्यूशन है, सॉइल एयर है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है और मिनरल्स कितने हैं। तो मिनरल्स इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% फर्टाइल सॉइल, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो कितने हैं, 10% हैं। सॉइल वाटर कितना है, 25% है। और सॉइल एयर कितना है, 25%। तो 25% एयर, 25% वाटर, 40% मिनरल्स एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इतनी चीज़ें फर्टाइल सॉइल में होती है। और सॉइल के द्वारा ही माइक्रोऑर्गेनिज्म और प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल में पाए जाते हैं। और लॉट ऑफ माइक्रोब्स जब होते हैं तो उसके कारण से जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो सॉइल में डिकम्पोजिशन करते हैं और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एबायोटिक फैक्टर्स। 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स होते हैं। 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स की जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिसके कारण से वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स के द एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। 3 भाग में एनिमल्स को बांटा गया है। इन्हें कहते हैं कन्फॉर्मर्स। पहला कौन सा है यहाँ पर, कन्फॉर्मर्स हैं। दूसरा रेगुलेटर्स हैं। दूसरा है यहाँ पर रेगुलेटर्स। और तीसरा है यहाँ पर पार्शियल रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स। अब तीनों के बारे में हमको डिस्कस करना है कि इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल कैसे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस से पहले हमको यहाँ पर वर्ड आना चाहिए होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ये क्या है यहाँ पर, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल environment of organism according to external environment। आंतरिक वातावरण की, बाह्य वातावरण की तुलना में आंतरिक वातावरण को मेंटेनेंस करना इस कॉल्ड होम्योस्टेसिस। वर्ड गिवन बाय यहाँ पर W.B. कैनन। वर्ड
गिवन बाय वॉल्टर कैनन। ठीक है, अब इन्होंने 3 तरह के एनिमल्स बताए हैं कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किस तरह का वो चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, ये है यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और यहाँ पर है इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको बनाना है कि इंटरनल एक्सटर्नल कैसा होता है। तो जो कन्फॉर्मर्स होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन में बनाए जाते हैं। ये है कन्फॉर्मर्स, दीज आर द रेगुलेटर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो जा रहे हैं वो रेगुलेटर्स हैं, और जो पार्शियल रेगुलेटर्स हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। हम तीनों के बारे में बताते हैं कि कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं और पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर कन्फॉर्मर्स। एनिमल्स विच कैन नॉट टॉलरेट, ऐसे एनिमल्स जो अपने को मेंटेन नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, या कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। known as conformers। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, फिशेस, एम्फीबिया। ठीक है, और इसके अलावा क्या है यहाँ पर, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स। तो फिशेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट है, ये सब कन्फॉर्मर्स हैं, और ये अपने को क्या नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जब इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या नहीं कर रहे हैं, एडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब एडाप्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी डेथ हो जाएगी। डिफ़िकल्टी इन एडाप्टेशन, एडाप्टेशन में बहुत कठिनाई है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पोलर बियर्स हैं, तो पोलर बियर्स को अगर हम जो है कहाँ ले आएँ, किसी हॉट एरिया में ले आएँ, तो वो अपने को सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे यहाँ पर बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगी, रिलीज़ होगी हीट लार्जर बॉडी सरफेस में, और इसी कारण से उसकी जब हीट रिलीज़ होगी हायर, या कह सकते हैं बिग एनिमल, बिग एनिमल्स इन कोल्ड एरिया। अगर बिग एनिमल है कोल्ड एरिया में तो क्या करेगा, डिसिपेट हीट, डिसिपेट्स हीट फ्रॉम बॉडी एंड कैन नॉट सर्वाइव इजली। दूसरे हैं यहाँ पर रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए सरवाइव कर जाते हैं।
ये मेंटेन्स फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स सच एनिमल्स या सच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरमेंट बाय होम्योस्टेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को होम्योस्टेसिस द्वारा क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, रेगुलेटर्स कहलाएंगे। यहाँ पर बर्ड्स और मैमल्स हैं, ठीक है। और बर्ड्स और मैमल्स में यहाँ पर क्या है, ये होम्योथर्मिक हैं। एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक एनिमल्स who maintain their temperature, अपने टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं और उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब बाहर जो है क्या होता है, गर्म होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर से पानी निकलता है। ऑन हीटिंग बॉडी परस्पायर, ठीक है, स्वेट रिलीजर, टू मेंटेन टेम्परेचर, और अगर कहीं कूलिंग होती है, ऑन कूलिंग अगर कहीं ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर जो है कम हो गया है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो शिवरिंग होने लगी बॉडी में, यहाँ पर फ्रिक्शन होने लगता है, और इस फ्रिक्शन से भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा। ऑन कूलिंग शिवरिंग ऑफ मसल्स फॉर हीट प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा गूज फ्लैश हो जाते हैं, बॉडी हेयर्स खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से बर्ड्स में आप देख लीजिए कि बर्ड्स में क्या होता है, अपने पंखों को चारों तरफ से फुला करके एयर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। बर्ड्स मेंटेन टेम्परेचर बाय, जो उनके फेदर्स होते हैं, बाय फेदर द्वारा। ये क्या है, ये रेगुलेटर्स हैं। तीसरे में हम आते हैं, कौन सा है यहाँ पर, पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर स्ट्रेसफुल कंडीशन में लोकलाइज्ड एनिमल्स कैन एस्केप इन प्लेस, एनिमल्स कैन escape in place to survive via migration। एक तो माइग्रेशन हो सकता है भागने के लिए, और दूसरा क्या हो सकता है, सस्पेंशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, और सस्पेंशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, या तो बॉडी एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर हैं। हाँ यस, तो मैं आपको यहाँ पर पार्शियल रेगुलेटर्स बता रहा था कि पार्शियल रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं।
तो पार्शियल रेगुलेटर्स में आप देखिए कि या तो माइग्रेशन के द्वारा या अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या कर रहे हैं, ये अपने बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। तो माइग्रेशन आपको पता है कि माइग्रेशन किस में पाया जाता है, माइग्रेशन बर्ड्स में पाया जाता है, ठीक है। माइग्रेशन में एग्जाम्पल है यहाँ पर बर्ड्स का माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में क्या होता है यहाँ पर, मूवमेंट टू, किस तरह मूवमेंट होता है यहाँ पर, जिस जगह उनको क्या मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल प्लेस, ठीक। ये फिशेस में भी हो सकता है। फिशेस में किस तरह का मूवमेंट होता है यहाँ पर, एक तो होता है यहाँ पर रिवर से किस में, रिवर से सी वाटर में, और दूसरा हो सकता है यहाँ पर सी वाटर से फिर से किस में, रिवर्स में या फ्रेश वाटर में। तो दोनों तरह का फिशेस में माइग्रेशन हो सकता है। तो अगर सी से रिवर में हो रहा है तो इसको एनाड्रोमस कहते हैं। कहाँ से हो रहा है, सी से, और वापस जा रहे हैं किसमें, रिवर में, इसका था एनाड्रोमस, एनाड्रोमस। और अगर यहाँ पर रिवर सी में है इसे कहते हैं कैटाड्रोमस, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं एडाप्टेशन में। एडाप्टेशंस, हाँ, इसमें जो है एक सस्टेन्ड बॉडी का मतलब है कि जिस समय क्लाइमेट या टेम्परेचर वेरी कर रहा हो उस समय अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ को क्या कर लेना, सुस्त कर लेना, लूज कर लेना, या अपने चारों ओर कोई क्या बना लेना, प्रोटेक्टिव कोट बना लेना। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म और प्लांट्स होते हैं जिसमें ये दशा पाई जाती है, उनको यहाँ पर कहते हैं डायापाज। डायापाज क्या है, at unfavorable condition, at unfavorable conditions the body activities become ceases, स्लो डाउन। इस तरह की जो कंडीशन है क्या कही जाती है, डायापाज कहलाती है। और इसमें बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में होता है और उनके लार्वाज में होता है, और इसके अलावा बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, इंसेक्ट्स, ठीक है, एज वेल एज जू प्लैंक्टन्स। फिर हम आते हैं यहाँ पर एडाप्टेशंस कि एडाप्टेशंस के अनुकूलन क्या है, किस तरह से हम बॉडी को अपने क्या कर सकते हैं, एडाप्टेशन कर सकते हैं। तो मार्फोलॉजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल चाहे बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, दिस इज द मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल attributes of organism which can useful, जो यूजफुल हो जाए, किसमें हो जाए यहाँ पर, या विच enable to organism to survive, which can enable या which enable to organism to survive and reproduce, सर्वाइव करने में और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड द एडाप्टेशन। अब जो एडाप्टेशंस होती हैं यहाँ पर एक्वाटिक हो सकती हैं, एडाप्टेशंस में भी एक्वाटिक या हो सकती हैं क्या यहाँ पर, मुझे एडाप्टेशन डिजर्ट एडाप्टेशंस। हम डिजर्ट एडाप्टेशन में एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसमें पाया जाता है यहाँ पर, कैमल में, ठीक। इसके अलावा किसमें पाया जाता है यहाँ पर, रैट में, जो डिजर्ट रैट होते हैं, डिजर्ट रैट, उसमें पाए जाते हैं। क्या क्या एडाप्टेशंस हैं यहाँ पर, डिजर्ट एडाप्टेशन, थिक बॉडी सरफेस, थिक यहाँ पर बॉडी सरफेस, ठीक है, और थिक भी है और कैसी है, रफ है, बॉडी सरफेस है। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ही बॉडी में यहाँ पर फैट
वाटर रिलीज्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, पानी प्राप्त होता है। ये भी इनमें क्या है, डिजर्ट में एक एडाप्टेशन है कि किस तरह से अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती है, नो स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है, यूरिन हाईली कंसनट्रेट, यूरिन बहुत कंसनट्रेट हो जाती है, मूत्र बहुत गाढ़ा हो जाता है, ताकि कम से कम वाटर रिलीज हो, टू कंजर्व वाटर, पानी को क्या करने के लिए, संचित करने के लिए, टू कंजर्व वाटर, SERVE, वाटर कंजर्व करने के लिए यूरिन क्या हो जाती है, हाईली कंसनट्रेट हो जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो फुट पैड होते हैं वो थिक होते हैं, और फुट पैड के अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ थिक फुट पैड, ठीक। दीज आर द डिजर्ट एडाप्टेशंस, डिजर्ट में एडाप्टेशंस हैं। और अगर प्लांट्स के केस में देख लें, इन प्लांट्स में अगर देख लीजिए यहाँ पर, तो क्या होता है, रूट सिस्टम मोर डेवलप्ड, जड़ तंत्र ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। फिर क्या पाया जाएगा यहाँ पर, सनकेन स्टोमेटा, ठीक है। फिर रिड्यूस्ड लीफ कम हो जाएंगी, ठीक है। एंड समटाइम्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, कभी कभी किस में बदल जाएंगी, ये कांटों में बदल जाएंगी। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, छिपे हुए होंगे। रूट सिस्टम बहुत डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर थिक क्यूटिकल विद एपिडर्मिस में थिक क्यूटिकल पाई जाएगी। दीज आर द एडाप्टेशन सिम्टम्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम फिर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।